प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम देशी व्यापार के क्षेत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हम 2 पॉइंट पूछताछ और निर्क बेचना पढ़ चुके थे। आज हम तीसरा पॉइंट लेते हैं, आदेश देना। पूछताछ के उत्तर में ग्राहकों को विभिन्न व्यापारियों से उसके निर्क, मूल्य, सूचियां, नमूने आदि प्राप्त होते हैं। यानी पूछताछ के उत्तर में जो निर्क पत्र जो भेजे गए थे वो ग्राहकों के पास पहुंच जाते हैं। ग्राहक उनका तुलनात्मक अध्ययन करके जिस व्यापारी के माल, कीमत आदि को उपयुक्त पाता है उसे माल भेजने का आदेश देता है। आदेश में माल की मात्रा, किस्म, कीमत, पैकिंग की विधि, माल भेजने का ढंग व तिथि, भुगतान का ढंग आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। क्रेता को भावी संदर्भ हेतु ऑर्डर की प्रतिलिपि अपने पास रख लेनी चाहिए, जिससे माल की सपुर्दगी या प्राप्ति के समय आदेश पत्र से उसका मिलान किया जा सके। आदेश प्राय पत्र द्वारा दिए जाते हैं, किंतु जब जल्दी होती है तो यह टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट आदि के द्वारा भी दिए जाते हैं। बाद में ऑर्डर की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजना चाहिए। बड़े व्यापारी छपे आदेश पत्रों का प्रयोग करते हैं, यानी उनके पास पहले से ही प्रिंटेड आदेश पत्र रहते हैं जिन्हें वे ग्राहक के पास भेज देते हैं। ग्राहक को इसमें कुछ बातें ही भरकर भेजनी होती हैं। किसी विशेष बात को अलग से लिखा जा सकता है। एक ग्राहक के पास विभिन्न व्यापारियों के निर्क प्राप्त होते हैं। निर्कों के साथ मूल्य सूचियां और नमूने भी प्राप्त होते हैं। ग्राहक उन सभी का तुलनात्मक अध्ययन करता है और जिस भी व्यापारी की माल की और कीमत उसे अच्छे लगते हैं उन्हें ही वह माल भेजने का आदेश देता है। माल भेजने का आदेश देते समय वह उसमें कितनी मात्रा उसे चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या चाहिए, उसमें की कीमत क्या है, पैकिंग किस तरीके से करनी है, माल किस ढंग से भेजा जाएगा, रेलगाड़ी द्वारा या ट्रक द्वारा, वह माल का पेमेंट वो किस मेथड से करेगा, क्या वह चेक द्वारा भुगतान करेगा या वह पेटीएम करेगा, इसका स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए। 4th पॉइंट, आदेश की स्वीकृति। आदेश प्राप्त होने पर आदेश की मुख्य बातें व्यापारी यानी विक्रेता अपनी आदेश प्राप्त पुस्तक में लिख लेनी चाहिए। साथ ही व्यापारी को आदेश प्राप्ति की सूचना अपने ग्राहक को दे देनी चाहिए। इससे क्रेता निश्चिंत हो जाता है और उसे यह विश्वास हो जाता है कि व्यापारी उसके आदेश पर समुचित ध्यान दे रहा है तथा उसे माल उचित समय के अंदर मिल जाएगा। यदि व्यापारी माल देरी से भेज पाएगा या किसी माल की पूर्ति करने में वह असमर्थ है तो इसकी सूचना भी ग्राहक को तत्काल भेज देनी चाहिए। यदि आदेश में कोई बात स्पष्ट नहीं है तो इस संबंध में विक्रेता को क्रेता से स्पष्टीकरण मांग लेना चाहिए, अर्थात उसे क्रेता से पूछ लेना चाहिए कि वह इस संबंध में क्या कार्रवाई करे। माल उधार देना तथा आर्थिक स्थिति की पूछताछ करना। जब आदेश नकद भुगतान के आधार पर प्राप्त होता है तब विक्रेता के लिए कोई चिंता की बात नहीं होती, किंतु यदि क्रेता ने माल उधार भेजने के लिए कहा है तो विक्रेता को सावधानी से काम लेना चाहिए। यदि ग्राहक पुराना तथा परिचित है तब तो पिछले अनुभव के आधार पर ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि उसे माल उधार भेजा जाए अथवा नहीं, किंतु यदि ग्राहक नया तथा अपरिचित है तो विक्रेता को पहले उसकी आर्थिक स्थिति तथा ईमानदारी के बारे में भली भांति पूछताछ कर लेनी चाहिए। यदि क्रेता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो क्रेता को आदेश की पूर्ति के संबंध में अपनी असमर्थता नम्र शब्दों में प्रकट कर देनी चाहिए ताकि ग्राहक के आत्मसम्मान को कोई ठेस न पहुंचे। यदि विक्रेता चाहे तो क्रेता से पेशगी मूल्य यानी एडवांस में पैसा भी मांग सकता है। अगर विक्रेता व्यापारी उधार माल भेजता है तो क्रेता व्यापारी की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। आर्थिक स्थिति अर्थात वह फ्यूचर में उसका भुगतान करने में समर्थ है अथवा नहीं। अगर वह व्यक्ति समर्थ है और वह ईमानदार भी है तो उसे माल बेचने में कोई कठिनाई नहीं है, और अगर वह ईमानदार नहीं है या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उस समय वो उसे नम्र शब्दों में माल बेचने से मना कर सकता है। ग्राहकों की आर्थिक स्थिति जानने के साधन। अब ग्राहकों की आर्थिक स्थिति जानी कैसे जाए?
नए ग्राहक की आर्थिक स्थिति कई साधनों से ज्ञात की जा सकती है। नंबर 1, व्यापारिक संदर्भ। यदि क्रेता ने कुछ व्यक्तियों के नाम बताए हैं जिनसे उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछताछ की जा सकती है, तो व्यापारी ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित करके पूछताछ कर सकता है। नंबर 2, बैंक। बैंक से भी क्रेता ग्राहक की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। व्यापार मंडल और व्यापार संघों से पूछताछ करना। व्यापार संघ, हर शहर में व्यापार संघ बने होते हैं, तो उन व्यापार संघों से भी उस व्यापारी की पूछताछ की जा सकती है। क्रेता व्यापारी से व्यक्तिगत भेंट यानी खुद से जाके पर्सनली मिलना और आर्थिक चिट्ठे का निरीक्षण करना। उनकी आर्थिक बैलेंस शीट को देखकर भी हम उनकी आर्थिक स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। निजी साधनों तथा अन्य सहयोगी व्यापारियों से पूछताछ करना। निजी साधन यानी खुद से हम अपनी तरफ से कोई सोर्स निकालें और उनके साथ जो काम करने वाले अन्य व्यापारी हैं उनसे जाके हम डायरेक्ट पूछताछ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है माल का संग्रह तथा संवेष्टन। संवेष्टन मीन्स पैकिंग। जब विक्रेता क्रेता को माल भेजने का निश्चय कर लेता है तो वह क्रेता के आदेशानुसार अपने गोदाम से माल निकालता है। ग्राहक ने माल जिस किस्म का तथा जितनी मात्रा में मंगवाया है उसे उसी किस्म का तथा उतनी ही मात्रा में माल भेजना चाहिए, नहीं तो क्रेता भेजे गए माल को अस्वीकार कर सकता है, यानी वह उस माल को नहीं लेगा। पैकिंग। माल को गोदाम तथा अन्य स्थानों से एकत्रित कर लेने के पश्चात उसका पैकिंग कराया जाता है। पैकिंग वस्तु के स्वभाव के अनुसार टीन के, कपड़े, टॉट, जूट आदि किसी में भी किया जा सकता है। यदि पैकिंग के संबंध में ग्राहक ने कोई स्पष्ट निर्देश दिया है तो उसका पालन करना चाहिए। पैकिंग सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए क्योंकि ग्राहकों पर इसका अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। पैकिंग पर ग्राहक या क्रेता का नाम व पता साफ साफ लिखना चाहिए। यदि कोई नाजुक या टूटने वाला सामान भेजा जा रहा है तो बंडल या पेटी पर इस प्रकार के शब्द लिखे होने चाहिए: कांच है, टूटने वाला माल, सावधानी से रखें इत्यादि, ताकि माल ढोने वाले या कुली माल को रखने, चढ़ाने व उतारने में समुचित सावधानी बरतें। माल भेजना। माल की भली भांति पैकिंग करने के बाद उसे ग्राहक के पास भेजना होता है। यदि इस संबंध में ग्राहक ने कोई आदेश दिया है तो उसका पालन करना चाहिए, अन्यथा माल को साधारण रीति के अनुसार क्रेता के पास भेजना चाहिए। आजकल माल भेजने के लिए निम्न साधन अपनाए जाते हैं: कुली या कर्मचारी द्वारा। यदि माल शहर में ही भेजना होता है तो उसे कुली या कर्मचारी द्वारा क्रेता के पास, यानी अपना कोई हमारे पास एम्प्लॉय है पर्सनल, हम उसी के माध्यम से माल भिजवा देते हैं। डाक द्वारा। यदि भेजा जाने वाला माल मूल्यवान है और कम वजन का है, उसका साइज भी छोटा है, तो उसे बंद पैकेट में वीपीपी या पार्सल द्वारा, डाक द्वारा ही भेजा जा सकता है। और सड़क वाहनों द्वारा। सड़क द्वारा माल को पशुओं, ठेलों, बैलगाड़ियों, रिक्शे, मोटर ट्रक आदि विभिन्न साधनों द्वारा भेजा जा सकता है। माल किस साधन द्वारा भेजा जाए, यह बहुत कुछ माल की प्रकृति यानी माल किस तरीके का है, माल का वजन क्या है, आकार किस टाइप का है, आकार साइज कितना है, कितनी दूरी भेजी है, इन सब पर निर्भर करता है। यदि माल को थोड़ी ही दूरी पर भेजना होता है तो पशुओं वाले ठेलों, रिक्शा आदि का प्रयोग किया जा सकता है, और यदि माल को दूर भेजना होता है तो प्रायः मोटर ट्रक का प्रयोग किया जाता है। आजकल अधिकांश माल ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ट्रकों द्वारा भेजा जाता है। ऐसी कंपनियों की विभिन्न शहरों में शाखाएं होती हैं। माल की भली भांति पैकिंग करके तथा उस पर पाने वाले तथा भेजने वाले का नाम व पता लिखकर उसे किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास ले जाया जाता है, जो भार के अनुसार भाड़ा लेकर रसीद दे देती है। विक्रेता ऐसी रसीद को क्रेता के पास भेज देता है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के अपने शहर के कार्यालय में जाकर माल छुड़ा लेता है। अर्थात ट्रांसपोर्ट कंपनी एक शहर से ट्रक से माल दूसरे शहर भेजती है अपनी शाखा के पास। ड्राइवर उस माल की सपुर्दगी उस शाखा को करता है और ग्राहक जिसके पास एक रसीद पहले से विक्रेता भेज देता है, उस रसीद को दिखाकर अपना माल छुड़ा लेता है। इसके अतिरिक्त माल रेलगाड़ी द्वारा भी भेजा जा सकता है। यदि माल अधिक दूरी पर भेजना है तो
रेलगाड़ी एक उचित माध्यम है। इसके अतिरिक्त जल मार्ग द्वारा तथा वायु मार्ग द्वारा भी माल भेजा जा सकता है। तो जैसी वस्तु की क्वालिटी है, जैसा वस्तु का आकार है, कितनी दूरी तय करनी है, इन सब के आधार पर वस्तुओं को किस ढंग से भेजा जाना है यह डिसाइड किया जाता है। माल भेजने के अन्य ढंग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।